अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 63 साइन करो। लैला को खामोश देखकर लतिका जी ने दोबारा पूछा, हेलो लैला, तुम सुन रही हो ना? लैला ने चौंकते हुए जवाब दिया, जी मैं सुन रही हूँ। तो तुम पार्टी में आ रही हो, राइट? लैला ने जैसे बस एक पल में फैसला लेते हुए कहा, हाँ मैं आ रही हूँ, मैं जरूर आऊंगी। कहकर उसने फोन रख दिया। लैला जब वापस ढाबे पर लौट कर आई तो अम्मा के पूछने से पहले ही बता दिया। लतिका जी का फोन था, उन्होंने कोई पार्टी रखी है तो उसमें मुझे भी इनवाइट किया है। अम्मा ने ये सुनते हुए कुछ फिक्रमंदी से कहा, उन्हें आज इतना प्यार कैसे उमड़ आया? तब लैला ने कहा, मुझे लगता है वो सुजॉय की फिल्म के बारे में ही बात करने के लिए बुला रही हैं। हाँ, और तो कोई वजह समझ में नहीं आती। लैला ने बेफिक्री से कहा, जो भी हो देख आती हूँ। उन्होंने जिक्र छोड़ा तो मैं सीधे मुंह पर मना करके चली आऊंगी। आखिर कभी ना कभी तो सामने से इनकार करना ही था, तो आज ही सही। कहकर वो शाम की तैयारियों में बिजी हो गई। नरेन अपने कमरे में अथलेटा सा एक कहानी की किताब पढ़ रहा था, जबकि श्याम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में लगा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नरेन ने देखा कि श्याम अपने काम में कुछ ज्यादा ही मगन है, इसलिए उसने खुद ही उठकर दरवाजा खोलना बेहतर समझा। इस वक्त कौन है भाई? कहकर उसने दरवाजे की चिटकनी खोल दी और सामने नजर पड़ते ही एकदम से चौंकते हुए उसके मुंह से निकला, सुहासिनी तुम? ये सुनते ही श्याम ने भी चौंकते हुए दरवाजे पर देखा और जल्दी से उठकर शर्ट पहनने लगा, क्योंकि इस वक्त वो सिर्फ बनियान में ही था। जबकि नरेन तो बिल्कुल जड़ सा होकर खड़ा था। उसे इस तरह शॉक देखकर सुहासिनी ने कहा, अंदर आने नहीं कहोगे तो कम से कम तुम ही बाहर आ जाओ, या मैं यहीं से वापस चली जाऊं? उसकी बात सुनते ही नरेन जैसे ख्यालों से जागा। उसने जल्दी से कहा, एक मिनट मैं अभी आया। कहकर वो अपनी चप्पल पहनने के लिए वापस बेड के पास आ गया। तभी श्याम ने कहा, मैं बाहर हूं, उसे अंदर बुला लो। कहकर वो बाहर निकलने लगा। जाते हुए नरेन ने उसका परिचय करवाया। अब सुहासिनी, ये श्याम। हेलो श्याम, सुहासिनी ने उसे मीठी आवाज में कहा तो उसने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया और वहां से तेजी से निकल गया। वो उन दोनों को अकेले में समय बिताने का मौका देना चाहता था। आओ ना प्लीज, अंदर तो आओ। कहकर नरेन ने सुहासिनी को अंदर बुलाया और फिर दरवाजा बंद करते हुए बोला, मुझे बता दिया होता तो मैं तुम्हें लेने स्टेशन आ जाता ना। लेकिन सुहासिनी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि हाथ में पकड़ा हुआ पर्स नीचे गिर जाने दिया और एकदम से लपक कर नरेन के सीने से लिपट गई। तुम बहुत बुरे हो नरेन, बहुत बुरे। जान कहते थे ना तुम मुझे अपनी, तो कोई ऐसे छोड़कर आता है क्या अपनी जान को? एक पल के लिए भी तुम्हें ये नहीं लगा कि मेरे दिल पर क्या गुजरेगी, और उस पर यहां एक्सीडेंट करवाने पर तुल गए। कहती हुई वो उसकी पीठ पर लगातार मुक्के बरसाने लगी। नरेन ने हंसते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं आता तो मुझे ये सब कैसे पता चलता कि तुम मेरे प्यार में कितनी पागल हो और मेरे लिए यहाँ दौड़ी भागी चली आओगी। कहकर उसने धीरे से सुहासिनी को खुद से अलग किया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, तुम नहीं जानती, तुमने यहाँ आकर मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है, मेरे प्यार को कितनी बड़ी मजबूती दी है। वरना पुणे से आने के बाद मैंने कितनी ही बार ये सोचा कि शायद मैंने तुम्हें जल्दी प्रपोज कर दिया था, शायद तुम्हें सोचने के लिए और वक्त देना चाहिए था। सुहासिनी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, ऐसा नहीं है नरेन, मैं कभी किसी के प्रेशर में आकर कुछ नहीं करती। तुमसे प्यार था, जिस दिन प्रपोजल एक्सेप्ट किया था उस दिन से नहीं, बल्कि पहली मुलाकात से ही। वक्त के साथ साथ ये प्यार गहरा ही होता गया था। यही वजह थी कि तुमने कहा और मैंने तुम्हारा प्यार कबूल कर लिया। लेकिन मुझे तब बुरा लगा जब तुम मेरी बातों को समझने की बजाय यहां अचानक से आ गए। पूरी बात सुनकर नरेन ने उसके घुटनों के पास बैठते हुए कहा, अच्छा, अपनी उस गलती के लिए मैं माफी चाहता हूं।
सुहासिनी ने उसे ऐसे नीचे बैठे हुए देखा तो वो भी नीचे उतरकर बैठते हुए बोली, तो वादा करो मिस्टर नरेन रॉय कि आइंदा ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं होगी। और ये भी कि भले ही मैं तुम्हें यहाँ बंबई में अकेले रहने दे रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी से भी नैन मटक्के के लिए फ्री हो जाओगे। कहते हुए उसने नरेन के टेबल पर रखा अखबार उठाकर उसके नजर के सामने रख दिया, जिसके अंदर का वही पन्ना ऊपर था जिस पर लैला की बड़ी सी फोटो छपी थी। नरेन ने यह देखकर अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं, कहाँ ये रातों रात स्टार बन जाने वाली लड़की, और कहाँ मैं रोल की तलाश में दर दर भटकता लड़का। नरेन के लहजे में उदासी उतर आई थी। तब सुहासिनी ने उसे एक बार फिर से गले लगाते हुए कहा, ऐसा नहीं सोचते, देखना एक दिन तुम्हें इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी हीरोइन के साथ काम करने का मौका मिलेगा। शायद तुम जैसा कह रही हो वैसा हो भी जाए, लेकिन अभी मैं जिस दौर से गुजर रहा हूं ना सुहासिनी, मैं किसी से कह नहीं सकता। सुहासिनी ने उसे गौर से देखते हुए कहा, तुम ना भी कह सको तो मैं समझ सकती हूं नरेन। अपने सपनों के पीछे पागल होकर घूमना और राहों में पत्थर खाना बड़े जिगरे का काम है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक ना एक दिन कामयाब जरूर होंगे। बस अपना धैर्य मत खोना। नरेन ने धीरे से कहा। तभी सुहासिनी ने एकदम से उठाते हुए कहा, अरे मैं सिर्फ आज भर के लिए ही मुंबई आई हूं, अब क्या पूरे टाइम मुझे यूं ही कमरे में बंद रखोगे? चलो ना कहीं घूम कर आते हैं। उसने कहा तो नरेन को भी एहसास हुआ, हाँ क्यों नहीं, आज मैं तुम्हें जूहू चौपाटी की चाट खिलाता हूं। कहकर उसने हैंगर में टंगे अपने कपड़े उठाए और चेंज करने चला गया। दिव्या अपने कमरे में बैठी थी कि तभी बाहर कार रुकने की आवाज आई। उसने सामने रखे शराब के ग्लास से एक घूंट भरते हुए कहा, मेघा कोई भी हो उसे टाल देना, कह देना मैं घर पर नहीं हूं। मेघा ने एक नजर दिव्या के हाल पर डाली और धीरे से सिर हिलाती हुई बाहर आ गई। हॉल में आते ही उसने देखा कि सामने पार्थो खड़ा है। उसने तेजी से उसके पास जाते हुए कहा, अच्छा हुआ सर जो आप मेरे फोन करने पर चले आए। अब आप ही मैम को कुछ समझा सकते हैं। कल रात से उनका पीना बंद हो ही नहीं रहा है। मैंने उन्हें इतना रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मान ही नहीं रही। पार्थो ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं देखता हूं। कहकर वो दिव्या के कमरे में चला आया। दिव्या ने जब उसे सामने देखा तो हाथों में शराब का ग्लास लिए उठने की कोशिश करते हुए बोली, तुम? कहते हुए वो लड़खड़ाने लगी थी। पार्थो ने आगे बढ़कर पहले उसे थामा और फिर उसके हाथों से ग्लास लेकर वापस टेबल पर रखते हुए बोला, ये क्या हाल बना रखा है? क्यों कर रही हो ये सब? समझ में नहीं आता कि इतनी शराब पीकर फिल्में करना तो दूर, 4 दिन की जिंदगी के लिए भी तरस जाओगी। क्या करूंगी जी कर? हाँ क्या करूंगी? उस कल की आई हुई गंवार को अपने हिस्से की फिल्में छीनते हुए देखती रहूं? नहीं देख सकती मैं ये सब, नहीं देख सकती। पार्थो ने उसे वापस सोफे पे बिठाते हुए कहा, इंडस्ट्री में काम दूसरों को निकलवा कर ही नहीं मिलता दिव्या। तुम्हारा अपना टैलेंट भी एक चीज होती है, और मुझे तो तुम्हारा ये बचपना समझ में नहीं आ रहा है। क्या एक फिल्म इधर उधर होने से करियर खत्म हो जाता है? दिव्या ने ये सुनकर एकदम से रोते हुए कहा, नहीं पार्थो, मैं ये बात समझती हूं, लेकिन उसकी जगह पर किसी ने भी वो फिल्म ले ली होती ना तो मुझे उतना दुख नहीं होता। लेकिन वो लैला, वो साहिल गंवार, उसने मेरे हाथों से छीनी है ये फिल्म। कबीर कपूर के साथ काम करना मेरा सपना था। इतनी फिल्में की मैंने कि किसी एक को भी सराह कर वो मुझे अपने साथ काम करने का मौका देगा। लेकिन देखो, इतनी सारी हिट फिल्में देकर भी इन 5 सालों में एक बार भी उसकी नजर मुझ पर नहीं पड़ी। दिव्या के लहजे में कबीर और लैला के लिए नफरत ही नफरत थी। तब पार्थो ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है कबीर कपूर ने तुम्हें अपने साथ काम ऑफर क्यों नहीं किया? क्योंकि वो अपने बराबर किसी हीरोइन को खड़ा नहीं देखना चाहता। यही वजह है उसने लैला रॉय जैसी हीरोइन को मौका दिया है।
ताकि वो कितना भी अच्छा काम कर ले, उसकी इमेज कबीर अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऊपर ना जा सके। पार्थो का लॉजिक सुनकर दिव्या जैसे वाकई में सोच में पड़ गई थी। कबीर का मेल ईगो कभी तुम्हें अपने बराबर खड़ा होने नहीं देगा, तो तुम इसे अपने लिए कॉम्प्लीमेंट समझो। और वैसे भी अगर उसकी फिल्म में काम नहीं मिलता तो क्या इंडस्ट्री में कोई और फिल्म बन ही नहीं रही? कुछ भी खत्म नहीं हुआ है तुम्हारे लिए दिव्या, इसलिए ये सब पागलपन छोड़ो और खुद को संभालो, इसी में तुम्हारी भलाई है। पार्थो के इस तरह समझाने पर दिव्या की सोच को जैसे एक नया डायमेंशन मिल गया था। उसने अपना चेहरा साफ करते हुए कहा, तुम जैसा कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगी पार्थो। तुम भी तो नाराज थे ना मुझसे, मुझे समझने वाला कौन था भला? नाराजगी की बात सुनकर पार्थो ने कहा, शाह और तुम्हारे बीच रिश्ते की बात इस तरह पेपर में पढ़कर मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए था क्या? पहले सोचा तुमसे सवाल करूं, फिर लगा कि अगर ये सब झूठ होता तो तुम मुझे एक्सप्लेन करने जरूर आती। तुम नहीं आई तो फिर यकीन ना करने की कोई वजह ही नहीं बची, इसलिए मैंने सवाल करके लड़ाई करने से बेहतर खामोश रहना समझा। दिव्या ने यह सुनकर नजरें झुकाए हुए कहा, आई एम सो सॉरी पार्थो, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि। लेकिन पार्थो ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, इट्स ओके, सबकी अपनी लाइफ है। मैं बस इतना ही कहूंगा, ज्यादा इमोशनल मत हुआ करो। इस इंडस्ट्री को ज्यादा इमोशनल लोग सूट नहीं करते, और किसी को रास्ते से हटाने के लिए इमोशन से नहीं दिमाग से काम लिया जाता है। कहकर पार्थो ने मेघा को पुकार कर कॉफी भिजवाने के लिए कहा। फिर उससे बोला, चेंज कर लो, हम डिनर कहीं बाहर करने चलेंगे। ठीक 7 बजे जब लैला पाहुजा मैंशन पहुंची तो वहां काफी चहल पहल दिख रही थी। लैला ने आज साड़ी पहन रखी थी। वो एकदम सिंपल सी ऑफ वाइट कलर की सिल्क साड़ी थी, जिसके गोल्डन पल्लू से मैचिंग ब्लाउज में लैला जैसे चांदनी में खड़ी कोई संगमरमर की मूरत नजर आ रही थी। जितनी देर उसे पार्किंग के अंदर हॉल तक आने में लगा था, उतनी देर में न जाने उसकी कितनी ही तस्वीरें खींची जा चुकी थीं। लैला इतनी भीड़ देखकर कुछ कुछ नर्वस भी फील कर रही थी। तभी सामने से लतिका जी आती हुई दिखी। उन्होंने दूर से ही लैला का नाम पुकारते हुए कहा, सो फाइनली यू केम, आओ आओ इधर आओ। कहकर वो उसके दाएं बाजू पर हाथ रखे हॉल के बीचों बीच लगी चेयर्स के पास ले आई। लैला ये सब देखकर समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर यहाँ क्या होने वाला है, और शायद लतिका जी यही नहीं चाहती थी। उन्होंने एकदम से उसे चेयर पर बिठाते हुए सामने डेस्क पर रखा माइक उठाया और कहा, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका इंतजार खत्म हुआ। अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस? लैला ने चेयर से उठने की कोशिश करते हुए दोहराया, लेकिन लतिका जी ने एकदम से उसे कांधे से थाम कर गले लगाते हुए कहा, चुपचाप बैठी रहो, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। जबकि कुछ ही दूर पर खड़े पाहुजा साहब और सुजॉय काफी टेंशन में थे कि अगर लैला ने कुछ वियर्ड रिएक्ट कर दिया तो इन मीडिया वालों को एक नया मसला मिल जाएगा। मैं कह रहा हूं, तेरी माँ हमारी मिट्टी पलीद करवाएगी। लैला के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि अभी उठकर भाग जाएगी, और जब ये मीडिया वाले कहीं सवाल करना शुरू कर देंगे तो पता नहीं क्या क्या बोल जाएं। सुजॉय ने भी धीरे से कहा, मैं क्या कहूं डैड, ये माँ भी ना कभी कभी ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर देती है। कहकर फिर दोनों ने ही अपना ध्यान उधर ही लगा लिया। लैला लतिका जी के ये सब झमेले देखकर हैरान तो थी, लेकिन सामने मौजूद इतने सारे मीडिया के लोगों को देखकर उसे भी यह अक्लमंदी लगी कि वो चुपचाप सब होने दे। सारे मीडिया वाले जब रेडी हो गए तब लतिका जी ने फिर से माइक पर कहना शुरू किया, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस लैला रॉय। कहते हुए उन्होंने लैला की तरफ इशारा किया और फिर आगे बोली, आज इन्हें कौन नहीं जानता, इनके डांस मूव्स पर आज पूरा इंडिया थिरक रहा है, और हमारे लिए सेलिब्रेशन का मौका इसलिए है क्योंकि आज जिस लड़की को आप सब कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हुए देख रहे हैं, उसे ये शोहरत, ये नाम सब पाहुजा परिवार की कोशिशों से ही मिला है।
दोस्तों, हर साल बंबई में कितने ही लोग इंडस्ट्री में काम ढूंढने आते हैं, लेकिन किस्मत हर किसी को पाहूजा परिवार जैसा गॉडफादर नहीं देती। हमने ने तब सहारा दिया जब बंबई तो क्या, पूरी दुनिया में लैला रॉय का कोई नहीं था। लैला लतिका जी की सारी बातें अपनी मुट्ठियां भींचे खामोशी से सुनती जा रही थी। हालांकि उसे अपने गुस्से पर काबू करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अभी वो इतने लोगों के सामने कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने चुप बैठना ही बेहतर समझा। लतिका जी का बोलना जारी था। हमने लैला रॉय को एकदम जमीन से उठाया, उन्हें बनाया, संवारा और काम दिया। ये सुजॉय इमोशंस की ही देन है कि आज लैला रॉय जैसा हीरा इंडस्ट्री को नसीब हुआ है। सुजॉय इमोशंस के साथ काम करके इन्होंने कई और प्रोडक्शन कंपनीज के साथ काम किया है, लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि मिस लैला आज भी सुजॉय इमोशन से जुड़ी रहना चाहती हैं। बस यही वजह है कि सुजॉय की डेब्यू मूवी में उन्होंने हीरोइन बनने के लिए हामी भर दी है। ये सुनते ही लैला ने चौंक कर उन्हें देखा। अच्छा, तो ये था इनका प्लान, उसने मन ही मन में सोचा। तभी लतिका जी ने उसके सामने कुछ पेपर्स और पेन बढ़ाते हुए कहा, इनकी ख्वाहिश थी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, ताकि आप सब भी हमारी इस खुशी में बराबर के शरीक हो सके। कहकर उन्होंने लैला के हाथों में जबरदस्ती पेन पकड़ा दिया। लैला हक्की बक्की सी हुई, बस उनकी चाल समझने की कोशिश कर रही थी। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।